जिसे हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, मालूम है ना? उसका मीनिंग तो मालूम है, पर उसका आज प्रूफ देखना है आपको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको बुक से कुछ लिखना नहीं, सिर्फ नोटबुक जो मैं बोर्ड पे लिखूँ बस वो प्रूफ वीकेंड बैठा बैठा याद समझ लो, याद करना जैसे। आपको मालूम होगा इसके क्या क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर यहाँ इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, मालूम है ना? ये सब इसके वो है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, ये फटाफट लिखते जाओ साथ में, प्रूफ मैं इसके बाद में कराऊंगा। ये इसका स्टेटमेंट। ये है स्टेटमेंट। if a line if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in two distinct point, the two side are divided in the same ratio. line parallel तो ratio equal हुआ, याद होगा स्टेटमेंट आपको? इसका मीनिंग होता है। अब सुनना, थोड़े थोड़े सुनो फिर लिखना। देखो एग्जाम में थ्योरम आती कैसे, कभी ऐसे नहीं आएगा प्रूफ थ्योरम 6.1, और कभी पता है हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम इसका यूज भी करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं ये लिखते हैं बाय थ्योरम 6.1, वो लिखते ही गलत है भाई। क्या 6.1? आपको वो मेंशन करना है वहां पे, ठीक है? आपको या तो लिखो बीपीटी थ्योरम, यू कैन राइट दिस शॉर्ट फॉर्म, ओके, या फिर लिखो थेल्स थ्योरम। तो एग्जाम से पूछेंगे प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बोलेंगे प्रूव थेल्स थ्योरम। तो अगर उन्होंने ऐसे पूछा है प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तब आपको ये स्टेटमेंट लिख के फिर प्रूव करना है। कभी कभार वो ये स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है किसका है। कभी कभार वो बच्चे अरे क्या था इस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि वो इसको याद ही नहीं करते हैं, उन्होंने तो ये रटा हुआ है कि ऐसे ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभार वो स्टेटमेंट भी दे देते हैं ना, ये स्टेटमेंट भी आपको समझना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, तो एक पैरेलल है तो अदर टू साइड आर सेम रेशियो, तो अगर पैरेलल है तो क्या होगा, रेशियो इक्वल। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। तो अगर ये स्टेटमेंट दे देते हैं तो वापस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो एग्जाम में अगर मैं ऐसा बोलूं प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, बाद में उसका प्रूफ चालू करोगे, ठीक है? तो मार्क्स कटने के 0% चांसेस है, ठीक है? हाँ, अब मान लो कि अगर टाइम कम पड़ जाए कभी, ओके, तो फिर आप हाफ मार्क्स का रिस्क ले सकते हैं और सीधा आप चालू करना प्रूफ से। अगेन एग्जामिनर अच्छा हुआ तो वो नहीं काटेगा, अगेन इट डिपेंड ऑन एग्जामिनर, ठीक है ना? अगर वो रेयर केस में, अगर तो पेपर छूट रहा हो तभी ऐसा करना है, ठीक है? अगर इफ यू हैव टाइम
आलसी मत बनना, लिख देना स्टेटमेंट। अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोला, थेल्स थ्योरम बोला है, क्लियर है ना। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो प्रूव में देखो मैं वो अलग अलग पार्ट में करूँगा, उसे याद करना है बस, ऐसे 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 करना, और इजी प्रूफ है एकदम। ठीक है, पहले फटाफट ये लिखो, फिर इसके अपन प्रूफ लिखेंगे, और बस थोड़ा फास्ट फास्ट रहेगा, ठीक है, क्विक जाने देना एकदम। कहाँ तक हो गया? और जब मैं प्रूफ लिखा था बेटा, अपने लिखने मत लग जाना, पहले पूरा सुन लेना, टाइम दूंगा लिखने को, ठीक है। पहले सुनना क्या है, और माइंड में सेटअप कर लेना खुद के, पहले स्टेप में ये करना है, फिर ये करना है, फिर मोस्टली हाफ इंटू बेस इंटू आई टी करना है, किया है ना, हाफ इंटू बेस इंटू आई वही करना है, 4-5 बार लगाना है बस। और कुछ चीजें हैं समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आया तो रट्टा मार लगे, उस पर ये लाइन लिखनी है मुझे, अपने वहाँ पढ़ा हुआ है ना, पता है वो चैप्टर 7 में डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसको करते हैं ना अपन, दो लाइन अगर आपको समझ में आती तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी लिखनी है, तो ऐसे इसमें एक लाइन आएगी, ऐसे वो याद रख लेना, बस फिर सीधा आंसर, ठीक है ना। ओके, अब देखो जब आप इसका प्रूव करने जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले डायग्राम सही बनाना, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना ताकि आपको क्या समझ में आए। तो उसको अपन प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एक, अब बुक में जो है अपन वही चीजें यूज करते, ठीक है। तो ए बी सी, फिर उन्होंने डी ई लाइन बनाई है, ओके। अब इसमें देखो हम बीपीटी प्रूव करें उसमें, तो गिवन क्या है कि ये दोनों क्या है, ये गिवन है, तो आप अपने लिखने का ऐसे, ठीक है, कि गिवन क्या है, बीई पैरेलल टू बीसी, और प्रूव क्या करना है कि रेशियो कैसे है, इक्वल, तो एडी, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, तो कैसे लिखोगे, एडी डिवाइड बाय बीडी या डीबी, एक ही बात है बेटा, और एई ईसी, ये प्रूव करना है, समझ गए, रेशियो ये रहे, यही को प्रूव करना है, तो ये लिखना गिवन, यही फॉर्मेट रखना बेटा, डायग्राम गिवन टू प्रूव, ठीक है, फॉर्मेट होना चाहिए। इस बार मैंने मार्क्स कट नहीं किए फॉर्मेट के, पर राउंड 4 से कट करूंगा, सबके कट नहीं किए, तुम्हारा अकेले के नहीं, तो सबके, पर बहुत से बच्चे चैप्टर 10 के जब मैंने वो पूछे कि प्रूव करो कि ये वो पैरेलल है, तो बस ये चालू ही कर रहे, बस मन पड़े, बस जैसे रटा हुआ था। भाई प्रॉपर फॉर्मेट लिखो यार, वो होना चाहिए, आपको याद है अच्छी बात है ना, 90% काम हो गया है, पर 10% तो ये भी होता है बेटा, तो थोड़ा फॉर्मेट ध्यान रखिए। इजी ही है यार, क्वेश्चन में जो दिया है वो गिवन होता है, और लिखा होता है सो दैट, वो प्रूव है। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे बताएं, पहला काम करोगे आप डी से इस पे एक 90 ड्रॉ करोगे, ठीक है, बुक में उसको नाम दिया गया है एम, और ऐसे कैसे ई से भी करोगे, ये पहला स्टेप, बात समझ में आई। फिर बी और ई को ज्वाइन कर लोगे, और इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। पहला काम क्या करना है, डी से यहां 90 बनाना है, इधर ई से यहां 90 बनाना है, ठीक है, और उनको एम और एन जो भी नाम देना आपको, वो नाम दे देना। फिर बी और ई को ज्वाइन कर देना डैश डैश लाइन से, और डी और सी को, कोई दिक्कत नहीं, और जो किया बस वही लिखना, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, इसमें 90 बन रहा है, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे, ई एन ई एन, व्हाट इज परपेंडिकुलर, जो 90 बनाता है उसको से लिखते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ई एन 90 किस पे बना रहा है, ए बी पे, ये हमने ड्रॉ किया है। फिर क्या लिखने का, जॉइन, किसको, बीई को, और किसको, सी डी को, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, पक्का। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप दो, यहां पे हम क्या करें, अब ये फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट, अब ये मिटा रहा हूं, मिटाना नहीं है अपन को, बस समझाने के लिए मिटा रहा हूं इसको। अभी हम क्या करने वाले हैं फिलहाल के लिए, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ए डी ई और बी डी ई दिख रहा है, ये ट्रायंगल, हम इन दोनों पर पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो मुझे बात बताओ,
एडीई एरिया, फिर दोनों का निकालना एरिया, पहले एडीई। ट्रायंगल का बड़ा एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। अब एडीई की बात करा, एडीई के लिए एडीई की बात करें तो जो 90 बना है वो हाइट, जिस पे बने वो बेस। तो कौन 90 बना रहा है? ईएन। और किस पे बन रहा है? एडी पे। हम एडी की बात तो एडी पे बन रहा है, ठीक है। तो बेस की जगह क्या आ जाएगा? एडी इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा? ईएन। कोई दिक्कत यहां तक? इक्वेशन नंबर 1 सही बात है, सही होता है, करेक्ट, ठीक है। फिर लिखोगे एरिया बीडीई। आपको चारों एरिया निकालना, ध्यान रखना। वो भी क्या होता है? हाफ इंटू, भाई आखिर में बीडीई भी क्या है बेटा? ट्रायंगल ही तो है, सही बात है। उसका भी एरिया क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिक्कत है, बीडी में तो 90 है ही नहीं, तो हाइट कहां से लाएंगे? अरे यार मुझे बात बताओ, भाई भले ही बीडी पे नहीं बन रहा है, पर बीडी को अगर एक्सटेंड करे तो ईएन क्या 90 नहीं बन रहा है क्या? अरे भाई हाँ क्या ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि बीडीई के लिए भी 90 आप किसको लेने वाले हो? ईएन को ही लेने वाले हो। तो जो 90 बना है, क्योंकि आखिर में बीडी का ही तो पार्ट है आगे जाके, यस और नो, भले ही बीडी पे नहीं बन रहा है पर आखिर में उसी का तो पार्ट आगे बढ़ रहा है ना। तो ईएन को ही आप हाइट लोगे, तो 90 बना रहा है वो हाइट, और बेस कौन? बीडी, क्योंकि बीडी का पार्ट है ना बेटा। तो बीडीई के लिए बेस कौन बन जाएगा? बीडी, और हाइट कौन बन जाएगा? ईएन। तो बेस इंटू हाइट, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई तकलीफ? तो ध्यान रखना, बीडीई के लिए 90 ये, क्योंकि अगेन बीडी के एक्सटेंडेड पे ही वो बन रहा है, ठीक है। तो 90 बना है वो हाइट, और 90 किसके लिए बन रहा है? बीडी के लिए। तो बीडी बन जाएगा बेस, बेस इंटू हाइट। दो हो गई बात। अब इसके बाद क्या करोगे? अब कुछ नोटिस कर रहे हो? यहाँ हमने डीबी लिखा है ना, उसको बीडी कर देते, ठीक है, ताकि मैच करे, सही है। देखो जो आप यहाँ लिखो वो आप वहां लिखोगे, मैच, दोनों मैच कर दे। आप नोटिस कर रहे हो, हमने एडी बीडी डाल लिया, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ना देखो, अब सर मुझे तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना है कि नहीं करना? पर डिवाइड करना है कि नहीं करना है? डिवाइड करना है ना, तो करते डिवाइड, किसने रोका है? चलो ऊपर क्या रखना है? एडी, नीचे क्या रखना है? बीडी। एडी किस में आता है? एडीई में कि बीडीई में? तो बस उसको ऊपर रखो। तो एरिया एडीई डिवाइड बाय एरिया बीडीई। एडीई क्या है? हाफ इंटू एडी इंटू ईएन डिवाइड बाय इसका एरिया क्या है? हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। कोई दिक्कत नहीं, ईएन ईएन लपेट, हाफ हाफ लपेट, क्या आ गया? एडी डिवाइड बाय बीडी, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत? पहुंच गए एडी बीडी तक। अब एई और ईसी चाहिए। वो सिमिलर तो अब क्या करने का? अब कौन से ट्रायंगल लेने के जो मिटाए थे वो? बात समझ में आई? अब इनको नहीं गिनने का, इसको नहीं गिनने का, ठीक है। अब इसको गिनने का, इस वाले 90 को। बात समझ में आई? अगेन एडी तो दोनों बार लेना है, ठीक है, एडी तो दोनों बार लेना है। पर क्योंकि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये 90 लेंगे। ये 90 देखो, आप जो डायग्राम बनाओगे उसमें तो ये भी ऑलरेडी बना हुआ ही होगा, समझ गए। पर बेटा थोड़ा दिमाग बुद्धि इस्तेमाल करना कि जब हम बात एसी की करेंगे तो 90 किसको लेना है? डीएम को, क्योंकि एसी पे 90 को बना रहा है डीएम, ईएन 90 किस पे बना रहा है? एबी पे। बात समझ में आई? तो अभी हम बात इसकी कर रहे हैं, तो अगेन एडी को तो वापस लेंगे, तो क्या बोलोगे? ना, ओके, विच एम्प्लाइज, या फिर नाउ ऐसे लिख के अगेन निकालोगे एरिया एडीई, वापस से निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं एडी की बात करूं तो हमको इस साइड से मतलब है, तो 90 को बना रहा है डीएम, तो वो हाइट किस पे बन रहा है? एई पे, तो वो बेस, तो बेस कौन बन जाएगा इस बार? एई, और हाइट कौन बन जाएगा? डीएम, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना इस वाली लाइन से, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही मिटे तक समझ में है, पर जब आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे वो तो ऑलरेडी बनी हुई होगी ना, तो माइंड में थोड़ा क्लियर रहना। बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप लिखोगे एरिया, कौन सा एरिया? डीई सी, दिख रहा है एरिया, ये ट्रायंगल, तो एरिया डीई सी, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेटा बताओ डीई सी में जो ईसी है उसी को आगे बढ़ाओगे तो 90 बन रहा है ना,
तो ये 90 किसके लिए है? ईसी के लिए। तो जिस पे 90 बने वो बेस, तो ईसी बेस है, जो यहाँ लिखा है ईसी वो यहाँ लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। और 90 कौन बना रहा है? डीएम, तो वो हाइट, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना मैं आगे बढ़ो। बार बार वही किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। अरे हाँ कहना, डन। फॉर्मूला नहीं लिखा पड़ेगा इसका नहीं नहीं, हाफ इंटू बेस नहीं लिखना चलेगा, आपने एरिया लिखा है ना, खूब है, क्लियर है। अरे हाँ कहना, यकीन मानो अगर आपका प्रूफ इस फॉर्मेट में हुआ, एग्जामिनर बस यूं ही करेगा वो। फिर अगर आप ऊंचक नीचक करोगे, और एक तेरी बड़ी बुरी आदत है, एग्जाम में जब एक्स्ट्रा शीट लेता तो नंबर तो किया कर। सेक्शन डी चिपका या ठेठ वहां पे, और सेक्शन डी का क्वेश्चन आधा छोड़ के वो चीज लगी लास्ट पत्ते में, वो उसमें पेपर लिखा कर थोड़ा, और वहां से करना मत बेटा, ठीक है। मानता हूँ पेपर छूटा था, एटलीस्ट नंबरिंग कर लिया कर, कभी फटाफट ढूंढेगा 2 है 3 4 5 6 मैच तो करे। अब तेरा एक समझ ऐसा था, बी वाला मैं देखा मैंने, कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। सर वो भूल से भूल नहीं होता है, भूल नहीं है। नहीं सर, पहले पेज पे लिखा। मैं राउंड 4 में सीधा 0 दे दूंगा वहीं, थोड़ा प्रॉपर तरीके से। फिर मैं चेक किया कि नंबरिंग कहाँ पे, तब तक नंबरिंग ही नहीं मिल रही रफ शीट पे, किसी पे लिखा किसी पे लिखा ही नहीं नंबरिंग। तो आगे डाल दे बेटा, तुरंत लेके ये नंबर लिख दे, ताकि होश पोच ना हो, ठीक है। ओके, अब मैडम अब मुझे क्या चाहिए? ए डिवाइड बाई ईसी। तो ए ऊपर चाहिए, ईसी नीचे चाहिए, तो किसको ऊपर रखूं, एडीई को कि डीईसी को? एडीई को, मुझे ईसी ऊपर चाहिए ना, दैट्स इट। तो आप लिख दो, इस बार इन दोनों को डिवाइड करने का। ठीक है, तो अब ये लिखना एडीई में हाफ इंटू ये वाला पार्ट, ठीक है। डीएम डीएम कट, हाफ हाफ कट, क्या बचा बेटा? ए डिवाइड बाय ईसी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? ये 6। डन सर, एडी बीडी भी आ गया, एईसी भी आ गया, बस इनके बीच में इक्वल लाना बाकी है, सही है। इक्वल भी हो जाएंगे, पर एक दिक्कत दे रहा, सोचो आप, यहां भी ऊपर एडी, यहां भी ऊपर एडी, सही बात है। यहां नीचे क्या है? बीडी। अगर यहां भी नीचे बीडी आ जाए तो फिर दोनों सेम ही हो जाएंगे ना। अरे हाँ क्या ना, तो अगर ये दोनों सेम तो वो दोनों भी कैसे सेम, वही तो प्रूव करना है। तो अब आप समझ रहे हो, आपको जरूरत किसकी पड़ रही है कि एरिया एडी बीडी को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब भले आपको समझ में आए कि ना आए, ये लिख देना, एरिया बीडीई इज इक्वल टू एरिया डीईसी। कारण क्या पता है? नाइन्थ में पढ़ा था। ऐसे ट्रायंगल जो सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो, उनका एरिया इक्वल होता है, चैप्टर थ्योरम है। अब तुमको याद है तो भी ठीक है, नहीं याद तो यही लिखना है। क्या लिखोगे अभी? एरिया बीडीई इज इक्वल टू एरिया डीईसी। कारण क्या? इक्वेशन नंबर 7 कारण क्या लिखोगे? ट्रायंगल ऑन सेम बेस, देखो समझो, बीडीई में भी डी आता है, डीईसी में भी डी आता है, तो कॉमन सेम बेस हो गया, सेम चीज। और देखो दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है और दोनों कहाँ आ रहे हैं? पैरेलल के बीच में। ऐसे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। अब उसमें लिखना है ब्रैकेट में, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बस इतना लिखना। समझ गए? समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी यही लिखना है। तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। हो गया। अब क्या बोलना? सर पुट 7 in 6, मतलब ये हुआ कि जहां पे डीईसी है वहां क्या लिख दोगे अभी? बीडीई। देखो पुट, आप चाहो तो 7 को यहां पुट कर लो, कोई बात नहीं भाई, या तो इसको बीडीई बना दो या फिर इसको डीईसी बना दो, एक ही बात है। अरे भाई हाँ क्या ना, किसी एक को चेंज करना, ठीक है। अभी फिलहाल तो अपना इसको करते हैं जो नजदीक है। तो पुट 7 in 6, अब बेटा पुट करो यहाँ पे, तो एरिया एडी तो बेटा वैसे वैसा रखना है। डीईसी क्या बन जाएगा? बीडीई। ओके, ये किसके इक्वल है? ए डिवाइड बाय ईसी, इक्वेशन नंबर 8। अब देखो बेटा, एडीई बीडीई इसके इक्वल, यही एडीई बीडी उसके भी इक्वल। फ्रॉम 3 and 8 बोथ आर
इक्वल, हेंस प्रूव। बात समझ में आ गई? और यहाँ के ना एडी बीडी देखो, यहाँ भी देखो, सही बात है। तो फ्रॉम 3 एंड 8 एडी बीडी और ये भी इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 and 8. सॉरी 3 एंड 8 एडी बाय BD. बीडी डिवाइड बाय ए अपॉन EC. ईसी, हेंस प्रूव। बात समझ में आई? एक मिनट लिखना नहीं आपस में। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करना है, डीएम से यहाँ 90 और ईएन से एसी पे 90, एबी पे 90 ईएन से, इस पे 90 डीएन हो गया। फिर ज्वाइन बी एंड सी डी। फिर क्या करना है, एक बार एडीई और बीडीई को लेना है, क्या निकालना है उनका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। फिर एक बार वापस से एडीई पर डी सीडीई को इसको लेना है, अगेन इनका निकालना एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इनका एरिया को डिवाइड कर देना तो मिलेगा एडी बीडी। फिर इनका जो दो एरिया आएगा उनको डिवाइड करके क्या मिलेगा आपको, एई और ईसी। फिर आपका बोलोगे सर मुझे यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, बीडीई, मतलब आपको इसको इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है, बस वो लिख देना, एरिया ये इक्वल है, कारण लिख देना, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, हो गया। फिर क्या करोगे, इसको हटा के क्या लिख दोगे इसकी जगह, बीडीई, तो ये बन जाएगा इसके इक्वल। फिर बोलोगे 8 और इससे बोथ आर, Equal. तो ऐसे ही माइंड में घोटोगे आते हैं। क्लियर है? सबको फटाफट। तो उसका स्टेटमेंट फटाफट लिख दो, जिसके हो गया ये जिसके हो गया वो ये फटाफट लिखते जाओ। सेकंड थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ थियरम थ्योरम, स्टेटमेंट है उसका। अच्छा क्या होता है उल्टा, वो क्या बोलता है, लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल, ये क्या बोलता है, रेशियो इक्वल लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम में कैसे आता है, पहले वो समझ लो। प्रूव कन्वर्ज ऑफ बेसिक बीपीटी थ्योरम या प्रूव कन्वर्ज ऑफ थियरम थ्योरम, ऐसा बोलेंगे। या फिर अगर ये बोला है तो फिर ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। कभी के बाद सीधा देते हैं स्टेटमेंट, प्रूव दैट इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, लाइन सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसका जो प्रूव है वो करेंगे बिल्कुल द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, याद है ना मेथड, पहले उल्टा मानेंगे फिर बाद में क्या बोलेंगे, गलती होगी, बस वही करना है, ठीक है।
ओके, ये लिखने के बाद में ये डायग्राम। अच्छा, इसमें गिवन क्या है बस सुन लो बेटा, अब आप लिखना मत, अब रुक जाओ, स्टॉप, अभी मैं स्टॉप, चालू है लेक्चर। अब देखो, इसमें गिवन ये है कि रेशियो कैसे है, इक्वल। तो देखो AD बाई DB, AE बाई EC, रेशियो इक्वल। क्या प्रूव करना है, लाइन पैरेलल, ये प्रूव करना है, तो लिख दिया। अब देखो एक काम करते हैं, हम उल्टा मानते हैं कि लाइन पैरेलल नहीं, मान लो कि DE पैरेलल नहीं। लेट अस सपोज, क्या लिखेंगे, लेट DE इज, लेट अस एज्यूम है जो भी है, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लो कि पैरेलल नहीं, मान लिया पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी ना बेटा जिसकी पैरेलल होगी। अरे भाई हाँ के ना, देखो आप कॉमन सेंस, अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो क्या मैं इस पॉइंट से इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता, मेरी मर्जी है ना, वो तो क्या दिक्कत है, ये तो ड्रॉ होगी पैरेलल, सही बात है। आपको कोई लाइन दी है और बोले इसके ड्रॉ करो पैरेलल, तो कर लेंगे ना आराम से, क्या दिक्कत है। अरे भाई हाँ के ना, क्या नहीं कर सकते, ये रहा पॉइंट लो, ये कर दिया पैरेलल, इसके पैरेलल ही तो है, बस ड्रॉ सही करना, ऑटोमेटिक हो जाएगा पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है D, हम बोल रहे हैं कि D से जाने वाली लाइन DE BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई और पैरेलल होगी, कोई तो पैरेलल होगी होगी, सीधी सी बात है। तो अब हमने बोला ये नहीं है तो कोई दूसरी होगी, तो कौन सी है, चलो वो ये वाली लाइन है, उसका नाम है DE डैश। क्या नाम है उसका, DE डैश। मान लेते अब देखो दिख नहीं रहा है, पर हम क्या बोला कि ये पैरेलल नहीं, कोई और पैरेलल होगा, तो हमने बोला कि DE पैरेलल नहीं, देन there will be a line DE dash पैरेलल टू BC। कोई एक लाइन तो होगी, सीधी सी बात है, कोई एक लाइन तो होती ही होती है, किसी भी एक पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। अरे हाँ कहना, तो अगर ये लाइन DE नहीं है तो कोई दूसरी होगी। अरे हाँ कहना, इतना बता दो, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, आया, ओके। अब मुझे बात बताओ, DE और DE डैश ये दोनों लाइन अलग अलग है, तो EC और E डैश C ये दोनों भी अलग अलग होंगे ना। अरे भाई हाँ के ना, अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग है ना, तो ये और ये दोनों सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो अगर ये लाइन अलग है, सपोज करो ये लाइन अलग है, तो क्या होगा, E डैश C will never be equal to EC। सही बात है ना भैया, सही बात है भाई, हमने क्या बोला है, ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी, सही बात है, वो लाइन ये रही, तो कभी भी क्या ये और ये इक्वल आएंगे, नहीं, क्योंकि ये दो लाइन अलग अलग है, सही बात है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब हम लास्ट में ये प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल है। अभी क्या बोला यहाँ पे, अलग अलग है, अलग अलग है, इक्वल नहीं हो, नहीं हो सकते, दिखिए ना फोटो में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल है। अभी दो बातें, तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज पैरेलल। बात समझ में आ गई, पर कैसे दिखाएं इनको इक्वल, अब सारा खेल को, तो समझो बेटा, क्योंकि DE डैश, एक बार इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, क्योंकि DE डैश हमने पैरेलल ली है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो कैसे होंगे भाई, यहाँ पे हम वी कैन अप्लाई द बीपीटी थ्योरम, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया 6.1 में। अरे हाँ के ना, तो क्योंकि DE डैश पैरेलल है BC के, तो क्या लिखोगे, बाय बीपीटी थ्योरम AD बाय BD, ओके। और देखो बेटा, इसके लिए कौन रेशियो होंगे, AE डैश और E डैश C, सही बात है। अरे हाँ के ना, तो क्या लिखोगे,
हाँ देखो बेटा, तो AD बाय DB या BD इज इक्वल टू AE बाय AE डैश और E डैश C। कोई दिक्कत है? पक्का? क्या नहीं पक्का? अच्छा मैंने ये E डैश क्यों लिया है, मैं चाहता तो F ले सकता था, बुक में ये लिखा हुआ है इसलिए। अब क्योंकि क्या जो प्रूव आता है वहां पे सॉल्यूशन उसमें भी यही होता है, तो इसलिए आप बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा आप समझो, तो ये पैरेलल है तो रेशियो हो जाएगी इक्वल। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास नाउ कंपेयर 1 एंड 3। एडी बीडी इसके बराबर, एडी बीडी इसके बराबर, तो ये आपस में बराबर के बराबर नहीं बराबर है ना। तो ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। सो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 3 ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश ई डैश सी। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 राइट है। समझ आ गई बात। एड वन बोथ साइड, क्या करना है अभी, दोनों तरफ वन को जोड़ना है, तो लिख देना एड वन बोथ साइड, दोनों तरफ वन जोड़ दो। चलो तो इधर भी वन जोड़ेंगे, इधर भी वन जोड़ेंगे। इधर क्या है बेटा, ए ई बाय ई सी प्लस वन, और इधर क्या है ए ई डैश और ई डैश प्लस ई डैश सी प्लस ई डैश सी प्लस वन। तो एक एलसीएम, सीधी सी बात है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, वन इंटू ए ई सी इंटू वन ई सी, फिर ये इंटू ये, तो ई सी कोई दिक्कत नहीं है। वन इंटू ए ई डैश ई डैश इंटू वन, तो ई डैश सी आ जाएगा, और ये इंटू ये, तो ये का ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा फोटो को ऑब्जर्व करो, यहां देखो बेटा, ए ई प्लस ई सी पूरा ए सी आएगा, और यहाँ के ना इसको और इसको मिला के पूरा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी। नीचे क्या है बेटा, ई सी। अब इसको देखो, ए ई डैश और ई डैश सी, ये भी ऐसे बनेगा, अरे आगे ना इतना और इतना, ये भी ऐसे बनेगा, तो ये भी क्या आ गया बेटा, ए सी डिवाइड बाय ई डैश सी। ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा इधर ए सी इंटू ई डैश ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ई सी। अब ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो क्या आएगा ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ई सी डिवाइड बाय ए सी ए सी कट गया, क्या बचा ई डैश सी। तो बोल तेरी इक्वेशन में क्या बन गया 5 एल है। यहां बोलता है कि दोनों इक्वल नहीं, यहां बोलता है कि दोनों कैसे हैं, इक्वल। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, our assumption was wrong and D is parallel to BC, that's it। समझ गए, छापो। हाँ दो थ्योरम, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब मिलती है टेंजेंट का एंगल कितना बनता है 90, और टेंजेंट की लेंथ इक्वल, दो बची है, दोनों पढ़ लेते फटाफट से, समझ में आ गया। देखो सो ये है थ्योरम आपके 10.1। थ्योरम वाला क्या, जो आपने वो 10th में पूछा था नहीं, 10.1 में वो भी आता है ना, वो रेडियस वाला प्रूव करना टेंजेंट। हाँ तो वही कर रहे हैं ना बेटा, वो नहीं चलिए वाला भी है ना, ये थ्योरम थोड़ी तो क्वेश्चन है। हाँ सही, वो भी तो आता है ना। हाँ तो वो भी, ये थ्योरम नहीं, ये थ्योरम है।
मैं सारा स्पोर्ट्स ना ओके, द टेंजेंट। अब मैं आपको बात बताऊं, तो एक फनी किस्सा हुआ पिछली बार मैंने मतलब अपने इस बार तो दो तीन तीन एग्जाम ही है, पिछली बार चार थे ऐसे दिसंबर के बाद। तो एक बच्चा राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, फिर बोर्ड डेमो था फिर। तो राउंड 5 तक मैंने हर बार एक क्वेश्चन पूछा, बेसिक का था। तो वो आया तो फिर वो पीछे से रहा नहीं गया, हर बार कोई क्वेश्चन पढ़ के कोई आया ही नहीं। तो फिर वो राउंड 5 के बाद ना एक बार तो आ गया मेरे पास, सर ये क्या को समझाओ ना सर। मैं बेटा ये तो वो थ्योरम नहीं बन गया, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट। सर वो तो मुझे याद है, तो लिखा क्यों नहीं? आप समझ रहे हो, उसको प्रूव याद था, पर यही याद नहीं कि ये स्टेटमेंट है उसका, और ये जो थ्योरम है, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, समझे? तो ये जो थ्योरम है चैप्टर 10 की, ये तो इनका देखो, जैसे वहां पर शॉर्ट नाम भी है, बीपीटी थ्योरम या थेरेस थ्योरम, तो उससे समझ में आता है, इनका शॉर्ट नेम है ही नहीं। ये तो सिर्फ ऐसा है, क्वेश्चन 27 इतना इतना लिखा होगा बस। तो समझ जाना है कि ये वही बोल रहा है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस, कौन सा रेडियस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला रेडियस। समझ गए? अब कैसे करना है वो समझो। हाँ, लिखना मत, पहले समझ लो। राउंड ओ पी क्यू। ओके बेटा, इसमें इसमें गिवन क्या है? एक्स वाई टेंजेंट, ओपी रेडियस, सही है? ओपी क्या है बेटा? प्रूव क्या करना है? ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। व्हाट इज परपेंडिकुलर? एंगल 90। तो प्रूव ये करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई, ये 90 दिखाना। अब इसको कर इस क्वेश्चन को अटेंड कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें अपन 3 केस लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैथ्स में एक चीज होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? मैं वो समझा, देखो मुझे बात बताओ, इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी कितनी है? कितना दूर है ये पॉइंट इस लाइन से? देखो ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कि कोई बोलेगा सर ये लो, ये 7 आ गया मेरा, ये भी तो भाई पॉइंट की दूरी है। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये लो, अब देखो कोई बोलेगा सर लो, ये इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी, ये लाइन आखिर में है तो एक ही। अब सोचो, एक पॉइंट दिया है और वो पूछे कि वो उस पॉइंट की लाइन से दूरी कितनी, तो कितनी भी हो सकती है, सबका आंसर हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट के सामने क्वेश्चन आया कि यार ये डिफाइन कैसे करें कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी कितनी है। तो साइंटिस्ट काम करते कंफ्यूजन को हटा ही देता है। पता है अपन फिजिक्स में करते थे कि हर बार आंसर मीटर में लाना है, पता है ना? अपन 9th में बहुत किया होगा कि मीटर पर सेकंड में आंसर आना चाहिए, है ना? अगर सेकंड में नहीं है तो फिर कन्वर्ट करो सेकंड में, ऐसा किया था ना? तो साइंटिस्ट ने बोला कोई बात नहीं, जो मैथमेटिशियन होते हैं बोला कि आज से जब भी हम बात करेंगे किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस, तो वो होता है उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, और वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। क्यों? क्यों वो सबसे छोटा है? समझो, देखो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूं। अगर मैं ये 90 बनाऊं, तो देखो इस पॉइंट का इस लाइन से 2 डिस्टेंस हो गया, एक ये और एक ये, 2 डिस्टेंस है ना ये। अच्छा,
इन दोनों में से हाइपोटेनियस कौन है, ए या बी? बी। और हमने नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ा है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अरे हाँ के ना? तो ए और बी में से छोटा कौन सा होगा हमेशा? ए। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन हाइपोटेनियस, ए या सी? तो कौन शॉर्टेस्ट? अच्छा, अब बताओ कौन शॉर्टेस्ट? हर बार जब आप कोई दूसरी लाइन बनाओगे वो बन जाएगा हाइपोटेनियस, वो बन जाएगा लॉन्गेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन बनेगा? ए। शॉर्टेस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? अरे भाई बोलो। तो अगर आप ये प्रूव कर लो कि ये पॉइंट इस लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, इन शॉर्ट, उसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? अरे भाई हाँ के ना? तुमको कुछ नहीं प्रूव करना, हमको प्रूव करना है कि ओपी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या प्रूव करना है? ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं ओपी को सबसे निकालूं सबसे छोटा, तो बाय डेफिनेशन वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? इन मैथमेटिक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर है? तुम्हारा मकसद क्या है? ओपी को दिखाना है कि ये सबसे छोटा है। क्लियर है? और ये दिखाने के लिए हम अलग अलग केस लेंगे, 3 केस लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 3 केस। केस नंबर 1, केस 1, ठीक है? हम क्या करने वाले पता है? हम एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेते हैं जो कि एक्स वाई पे आता है। लेट क्यू इज इनसाइड द सर्कल। हमने एक पॉइंट लिया, देखो सुनो, एक तो पॉइंट कौन सा है मेरा? P, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। करेक्ट है? अब मैंने इसके अलावा एक और पॉइंट ले लिया, कौन सा? टेंजेंट पे Q। अब बेटा देखो, Q 3 केस हो सकते हैं। या तो Q जो होगा वो सर्कल के बाहर आएगा, यहां वो सर्कल के ऊपर आएगा, या वो अंदर आएगा। सही बात है? पर हम ये 3 केस लेना है। बात समझ में? 3 पॉसिबिलिटी है ना Q के लिए। या तो वो सर्कल के अंदर आए, यहाँ बाउंड्री पे है, यहाँ कहाँ है? टेंजेंट के ऊपर। अरे हाँ के ना? ठीक है, 3 केस ले लेते। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं कि Q जो है वो सर्कल के अंदर है। बेटा अगर Q सर्कल के अंदर आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्यों? समझो, ये रहा P और ये रहा Q। सही है? अब अगर Q सर्कल के अंदर आया तो बेटा इस लाइन को मुड़ना पड़ेगा ऐसे। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? अब लाइन को मुड़ना पड़ेगा, तो ये रहा x और ये रहा y। अब क्या ये एक्स वाई टेंजेंट है कि सीकेंट है? तो अगर Q अंदर आया तो लाइन को मुड़ के क्या बन जाना पड़ेगा? सीकेंट। पर हमारी थ्योरम में, थ्योरम लागू किस पे होती है? टेंजेंट पर। पहले बोल दिया गया कि एक्स वाई टेंजेंट है। अगर Q अंदर आया तो एक्स वाई क्या बन जाएगा? सीकेंट। वो तो पॉसिबल नहीं है। सही बात है? तो आप लिखोगे इफ लेट Q लाइज इनसाइड द सर्कल। फिर ऐसे ड्रॉ कर लेना, P बनाना या Q बनाना, ऐसे लाइन ड्रॉ करना और फिर लिखना एक्स वाई। फिर लिखना therefore xy is secant which is not possible। केस नंबर 1 गलत। सही है? तो भाई Q सर्कल के अंदर आ सकता नहीं है। केस नंबर 2, अब Q कहां आएगा? सर्कल के ऊपर। सही है? तो लेट Q लाइज ऑन द सर्कल। अब अगर Q जो है वो सर्कल के ऊपर आया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? समझते हैं? तो चलो, एक ये रहा P और ये रहा Q। अब इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक्स वाई की हेल्प से, अगेन एक्स वाई क्या बन जाएगा? सीकेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ के ना? सही बात है? तो अगेन क्या लिखोगे? एक्स वाई, therefore एक्स वाई इज अगेन सीकेंट विच इज नॉट पॉसिबल। सही बात है? तो ये मतलब एक चीज की तो गारंटी है कि Q ना तो अंदर आता है ना सर्कल के ऊपर। तो अब Q कहां आएगा? सर्कल मतलब टेंजेंट, सर्कल के बाहर मतलब टेंजेंट के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ क्या ना? ठीक। तो केस नंबर 3, सो लेट Q आउटसाइड द सर्कल। टेंजेंट पे ये पर बाहर है। लेट Q इज आउटसाइड। अब Q आउटसाइड आता है
देखो आउटसाइड आने से कोई तकलीफ ही नहीं है, टेंजेंट टेंजेंट ही दे रहा है, अरे हाँ के ना, तो आउटसाइड ही वो आएगा, अंदर भी नहीं आएगा ऊपर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर क्यू आउटसाइड आएगा तो बेटा सुनो सुनो, यहाँ पे लेट मत लिखना, देयर फोर लिखना, क्या लिखना, ये इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू कहाँ आता है, बाहर आता है। अब ये हम ऑलरेडी हो चुके हैं श्योर, अब क्यू बाहर आता है। नाउ जस्ट ये देखो, आपको दिखा मैंने फोटो क्यों बनाया था पहले, इसलिए बनाया था। अब ज्वाइन करो, ये पॉइंट ये क्या आ गया बीच में, पी क्यू, इसको आर ले ले, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, क्योंकि क्यू जो है वो सर्कल के बाहर आता है, ठीक है, तो ओ क्यू जो होगा वो दो चीज से मिलकर बना होगा, ओ आर प्लस आर क्यू, सही बात है, फोटो में दिख रहा है, ओके। पर बेटा ओ आर और ओपी दोनों बराबर है, क्यों, दोनों रेडियस है भाई, ये है तो रेडियस ही ना, अरे है कि नहीं है, समझ गए, तो ओ आर ओपी दोनों रेडियस है, तो हम क्या लिख देते हैं, या ओ आर की जगह ओपी पुट कर लेते हैं, पुट टू इन वन, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस आर क्यू। अब क्या समझे आप इक्वेशन नंबर इससे, या तो बस समझ में आई, या तो बस समझ में आई, यस ठीक है, समझ में आई, पक्का, सर। अच्छा। क्या समझ में आई इस लाइन से, सर वो कि जो ओ क्यू जो है वो ओपी में, वो ओपी के इक्वल नहीं है, ओपी के अंदर कुछ और ऐड करने के बाद में आंसर आएगा, समझो, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास जो पैसे हैं वो राज के पास जो पैसे हैं +10 है, तो बता बड़ा कौन है, मैं कहिए, पैसों के मामलों में, आप मैं, मेरे पास जो पैसे हैं वो राज से 10 रुपए ज्यादा है, तो ज्यादा पैसे किसके पास है, मेरे पास, किसके पास, मेरे पास, तो ये बताओ ओ क्यू जो है वो ओपी के अंदर कुछ प्लस करने पे आ रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन है, ओ क्यू के ओपी, अरे फोटो में दिखा ना ओ क्यू बड़ा है, अरे हाँ के ना, अब ओ क्यू बड़ा है मतलब ओपी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट, अरे हाँ के ना, अब अगर ओ क्यू अगर ओपी शॉर्टेस्ट है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो, आप समझो, क्यू अगर यहां भी आया तो भी ओपी ओपी छोटा हो जाएगा, क्यू अगर यहां आया तो भी ओपी क्या होगा, छोटा, क्यू अगर यहां लोगे तो भी ओपी क्या होगा, छोटा, क्योंकि हमेशा वो बड़ा हो जाएगा, तो अगर ओपी हमेशा छोटा है इसका मतलब क्या, वो शॉर्टेस्ट है, और जो शॉर्टेस्ट है उसका एंगल कितना होता है, 90, दैट्स इट, बात समझ में आई, बस इतना लिखना है आपको, तो यहां से बोल देना, फ्रॉम 3 ओ ओपी इज ऑलवेज स्मॉलर देन ओ क्यू, समझ गए, हमेशा छोटा रहेगा, देयरफॉर ओपी इज शॉर्टेस्ट, समझ गए, सबसे छोटा, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हो गया, जो शॉर्टेस्ट है वो परपेंडिकुलर ही होता है, क्लियर है एकदम। तो इसमें कैसे किया, तीन केस, केस नंबर 1, पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर पॉसिबल नहीं है, सीकेंड बन जाएगा, केस 2, सर्कल के ऊपर अगेन सीकेंड बन जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो केस 3 इसका मतलब सर्कल कहाँ आता है, सर्कल के बाहर, अब सर्कल के बाहर आएगा तो वो हमेशा ओपी से कैसा होगा, बड़ा, ओपी विल बी ऑलवेज स्मॉलर, जो ऑलवेज स्मॉलर वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर, खत्म हो गया, फटाफट लिखो, से दो टेंजेंट बनते हैं और दोनों कैसे होते हैं, लेंथ में इक्वल। अब इसका तो बहुत छोटा सा ही है, आप वो मालूम है ना अपना ये वाला कॉन्ग्रुएंस भी अपन बोलते हैं, सीपीसीटी, एक मालूम है रूल, आरएचएस रूल मालूम होगा, आरएचएस, बस उससे ही होगा, आरएचएस लगाओ फिर बोलना सीपीसीटी, खत्म, छोटा सा प्रूव है इसका, तो प्रूव, सर ये प्रूफ भी कर देता है ना। हाँ ये उसमें करवाया था मैंने, अब इसका प्रॉपर लिख दो स्टेटमेंट, छोटा सा, ये सर्कल, ये उसके बाहर एक पॉइंट, बुक में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, और यहाँ पे ये रहा ओ सेंटर, बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बना दिए, पी क्यू और पी आर, और ज्वाइन कर दिया इसको यहाँ पे, तो
प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। बाहर के पॉइंट दो टेंजेंट है, पी क्यू और पी आर दोनों कैसे हैं, इक्वल। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको लेना है पहले लिख देना जॉइन पी ओ, थोड़ा बहुत नाटक करना दिखाने का। जॉइन पी ओ, ठीक है। फिर बोलना इन ट्रायंगल, यहां लिख देते हैं। ये इसका स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इस तरह का कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, फिर आपको इस तरीके से पहले डायग्राम टू प्रूव, फिर सॉल्यूशन जॉइन पीओ, तो लिखना है इन ट्रायंगल ओ क्यू पी और ट्रायंगल ओ आर पी। अब देख लो एक बार, बाद में लिख देना आराम से। ठीक है बेटा, इस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, क्या हुआ, दो ट्रायंगल है ओ क्यू पी और ओ आर पी। इसके अंदर में ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो कितना एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, 90। सिमिलरली ये भी रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल कितना बनता है, 90। तो इन दोनों में एक एंगल आर हो गया। अब देखो यहाँ पे 90 के सामने कौन है, पीओ, और यहाँ कौन 90 सामने, पीओ, तो दोनों का एच तो सेम ही है ना, तो आर और हो गया एच। अब आता है एक साइड, तो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर में ओ क्यू और इसके अंदर में ओ आर, दोनों रेडियस इक्वल होंगे, तो आर एच एस से क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, पी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, खत्म। समझ गए, प्रूव हो गया। फटाफट लिख दो, ट्रायंगल एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, लिख देना रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया आपके आर। फिर है, ये आपके आर हो गया, फिर एच, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई, रेडियस रेडियाई है इसलिए इक्वल, तो बाय आर एच एस रूल triangle OQP is congruent to triangle ORP. Therefore, PQ is equal to PR CPCP. क्या हुआ? अब बच्चों तो सही, तो आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स सही नहीं, ये इसी थ्योरम का पार्ट है। मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर किसे बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो टुकड़े इक्वल। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल के दो टुकड़े इक्वल। लॉजिक लगा तो समझ में आ जाएगा, सही है। अभी देखो, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आता है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आता है, तो सीधी सीधे से इक्वल होंगे दोनों, अरे आके ना, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो सीधी क्या लगेगा, सीधी दोनों इक्वल। अब दो एंगल इक्वल मतलब क्या हो गया, बाइसेक्टर। अब इस एंगल को कौन दो टुकड़े कर रहा है, पीओ या ओपी, अरे यहाँ के ना, तो हम क्या बोलेंगे, ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, हाँ के ना, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके दो टुकड़े इक्वल कर रहा है, कौन, ओपी कर रहा है भाई, दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो इक्वल ही होने वाला है, समझ गए। तो इसको कभी कभार वो ऐसे ही बोलते हैं। तो इस ये तो देखो, ये तो थ्योरम का पार्ट हो गया, ठीक है, थ्योरम यहाँ खत्म हो चुकी है, पर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इससे हम प्रूव कर सकते हैं। पहली जो एक्स्ट्रा चीज है इसी थ्योरम से प्रूव करना है, पहला एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर, ओ पी क्यू और ओ पी और आर इक्वल हो जाएंगे, क्यों, सीबीसीटी से, ठीक है। एक सेकंड दो, सीबीसीटी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर दो एंगल इक्वल तो हम क्या बोलेंगे कि ओपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल का क्या है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, समझ गए। ये सिर्फ इसका बाइसेक्टर नहीं है, चेक करो, दो रेडियस कौन सी है, ओक्यू और ओआर, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, इसके दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये, सीबीसीटी से ये भी इक्वल, क्योंकि एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाई तो ये भी वाई,
तो हम क्या बोलेंगे, ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, वन एंगल इज बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकंड एंगल इज बिटवीन द रेडियस। तो एक ऐसे ट्रू फॉल्स आया था। The line joining the outer point of tangent to the center is the angle bisector। तो सही बात है, टेंजेंट और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। किसका, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टू रेडियस। बात समझ में आ गई। Yes, sir. बाइसेक्टर मतलब क्या, दो टुकड़े इक्वल, तो दो एंगल इक्वल ही, सीधी 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 सी बात है, समझ गए ना। तो ये एक्स्ट्रा में ये पार्ट लिखना, और फिर मैं जो लिखूं आगे वो ध्यान रखना। तो एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल ROP CPCT से, और इससे हमको क्या सीखने को मिला कि OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट and also of angle between two radii। एक और चीज, एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था, मुझे बताओ, ये जो सेंटर है ये इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही आ रहा है, सही बात है। अरे एंगल बाइसेक्टर मतलब एक लाइन जो दो टुकड़े इक्वल करे एंगल के, तो क्या बोलेंगे उसको, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो O है ये एंगल जो बाइसेक्टर उसके ऊपर ही आ रहा है, तो हम ऐसे भी आया था कि the center of the circle lies on the angle bisector of the two tangent। तो सही बात है, दो टेंजेंट का जो एंगल बाइसेक्टर है उसके ऊपर जो टेंजेंट, उसके ऊपर ही कौन आता है, सेंटर। अरे भाई हाँ के ना, सही बात है, इसके ऊपर ही आ रहा है सेंटर। तो अगेन वो घुमा फिरा के वो पूछेंगे चीजों को, बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ के ना, ऐसे ठीक है। तो इस दो चीजों का मतलब क्या है, एक मतलब ये भी है कि OP is the angle bisector of angle between two tangent and radius, and center lies on the angle bisector। तो देखो कैसे लिखा हुआ, center lies on the bisector of angle between two tangent। ये वाला जो लिखा है स्टेटमेंट, ये तो खास करके ध्यान रखना बेटा, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, इसलिए वो ध्यान रखना। दो बातें हम सीखते हैं, एक तो पहली बात ये और दूसरी बात ये, सेंटर जो कि O lies on angle lies on bisector of angle between two tangents। ये दो बातें हमने सीखी, बात समझ में आ गई ना, बस ये ध्यान रखना। अब जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो 2 मिनट लिखेंगे नहीं सुनेंगे सिर्फ, उनके लिए खास, उनके तो एक बार से प्रूव आया था थ्योरम जैसे, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये प्रूव करो, उन्होंने ये बोला प्रूव दैट the center lies on the angle bisector of two tangent। तो फिर आपको यही करना था, और फिर ये लिख के ये मत लिखना सीपीसीटी में, ये लिखना, कौन सा, ये दो लिखना, समझ गए। जब आप ये प्रूव कर दोगे कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर, और जो बाइसेक्टर उसके ऊपर कौन आ रहा है, ओ, प्रूव हो गया। बात समझ में आई। तो एक बार स्टैंडर्ड के ऐसे भी क्वेश्चन आया था थ्योरम के रूप में, यही प्रूव है, बस आपको ये नहीं लिख के ये सीपीसीटी लिखना उस समय, क्योंकि ये हमको बता रहे ना कि एंगल बाइसेक्टर है। बात समझ में आई कि नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं ना, वो जो उन्होंने थ्योरम लिखी है ये स्टेटमेंट, उसके ऊपर एक और लिख दे, और करके ये लिख दे कि इसका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, ये भी लिख दो स्टेटमेंट, ओनली कौन, स्टैंडर्ड वाले, ये लिख दो स्टेटमेंट कि सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। मतलब या तो वो ऐसा पूछेगा या फिर वो ऐसा, बहुत रेयरली होता है ऐसा, एक बार ही मैंने देखा हुआ शायद, पर अपने बात ध्यान रखने का, इजी तो है कि नहीं, बेसिक वालों की चिंता नहीं है, वो ऐसा नहीं है।
अगर आप मान लो कि